नमस्कार। दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है खबर दोपहर का और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको मौसम के मिजाज पर अपडेटेड खबर बता दें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तेज हवा ठनका के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आंधी और बारिश की चेतावनी मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद और भागलपुर में यह अलर्ट जारी किया गया है। शाम 5 बजे तक के लिए यह अलर्ट है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मौसम के मिजाज से जुड़ी हुई मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। आंधी और बारिश को लेकर ठनके का भी अलर्ट है। शाम 5 बजे तक के लिए अलग अलग 5 जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर ये तमाम जिले हैं। अगर आप भी इन जिलों में हैं तो सचेत हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, मौसम के मिजाज को लेकर क्या कुछ खबर है? किन किन जिलों में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए जुलाई बीत रहा है लेकिन अभी तक सामान्य से काफी कम बारिश हुई है बिहार में। नतीजा दक्षिण बिहार के कई जिले जो हैं अभी सूखे की चपेट में। तो किसानों के लिए एक फायदे वाली खबर है कि मौसम विभाग ने ही फोरकास्ट किया है, साथ ही अलर्ट जारी किया है राज्य के 8 जिलों के लिए, जिसमें समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, जहानाबाद और भागलपुर है। इन जिलों में अगले 3 घंटे के लिए यानी शाम 5 बजे तक के लिए अलर्ट है, जिसमें वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि आप सुरक्षित जगहों पर शरण ले लें, पेड़ के नीचे नहीं रुके, खाली जगहों पर नहीं रुके और पक्के मकान में शरण ले लें। तो निश्चित रूप से शाम 5 बजे तक का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि उमस भरी गर्मियों से भी राहत मिलेगी। साथ ही जो सूखे से जो परेशान हैं उन किसानों को भी राहत मिलेगी और धान की फसल को भी फायदा होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम का मिजाज बदला बदला सा इन 5 जिलों में देखने को मिलेगा। और राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आपको बता दें, फुलवारी शरीफ मॉड्यूल की जांच की जा रही है। एनआईए के आईजी आशीष बत्रा पटना आए हैं और बिहार एटीएस की टीम के साथ मीटिंग की गई है। पीएफआई और गजवाए हिंद को लेकर ये मीटिंग की गई और अब तक की जांच से क्या कुछ सामने निकल कर आया है इसकी जानकारी भी ली गई है। गजवाए हिंद केस से जुड़ी जानकारी ली गई है। पटना और रांची की टीम के साथ ये मीटिंग की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है? इन दोनों ही टीमों के साथ बैठक हुई है और क्या कुछ बातें स्पष्ट हो पाई है और जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी? एनआईए के जो आईजी हैं आशीष बत्रा, वो पटना पहुंचे और पटना पहुंचते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने एटीएस चीफ जो है रविंद्र शंकरन, उनके साथ मुलाकात की और लगभग 2 घंटे की इन दोनों सीनियर आईपीएस अधिकारियों की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान जो है जिस तरह से ये केस पूरा सामने आया, एटीएस ने जो अनुसंधान किया, पटना पुलिस ने जो अनुसंधान किया, उसकी बारीकियों को जाने समझे और जो साक्ष्य संकलन हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने काफी जानकारी हासिल की। साथ ही साथ एटीएस चीफ से ये भी जाना कि यह केस जो है वो पूरे तौर पे ट्रैक किस तरीके से हुआ है, तो उसकी जानकारी हासिल की। और तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग के बाद वो पटना स्थित जो एनआईए का कार्यालय है वहां पहुंचे हैं और वहां पे एनआईए के जो पटना टीम के सदस्य हैं, रांची से जो सदस्य आए हैं एनआईए के, उनके साथ ये बैठक कर रहे हैं। और बैठक के दौरान जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं एनआईए से, उनसे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आशीष बत्रा ने अपने अधीनस्थों से, अपने जो जूनियर हैं एनआईए के अधिकारी हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या अनुसंधान किस दिशा में चल रही है, कैसे अनुसंधान कर रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी बातों को बताया, अनुसंधान से जुड़ी हुई चीजों को बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि जब पटना पुलिस की टीम, एटीएस की टीम जब पूछताछ कर रही थी आरोपियों से, तो उस दौरान इन लोगों ने भी जो पूछताछ की है, पूछताछ के दौरान जो बातें बताया था इन आरोपी, आतंकी संगठन जुड़े हुए जो आरोपी हैं, उन्होंने जो बातें बताई थी उसके बारे में टीम के सदस्यों ने बताया। जिसके बाद आशीष बत्रा ने कहा कि देखिए इस पूरे केस काफी बड़ा मामला है और इसको तार्किक तरीके से आगे लेकर के चलना है। अनुसंधान पूरी ही बारीकियों के साथ कीजिए, जो साक्ष्य संकलन है वो तकनीकी तौर पे भी उसे इकट्ठा कीजिए, ताकि जब इस मामले को लेकर के कोर्ट में हम लोग जाएंगे तो कोर्ट में कहीं से चूक ना हो, कोई
साक्ष्य संकलन होने में कोई गड़बड़ी न हो, इसका फायदा जो है आरोपी न उठा ले कोर्ट में जाकर के, इसका भी पूरा ध्यान रखिए। सिर्फ अनुसंधान करना ही काम नहीं है, बल्कि अनुसंधान बेहतर हो और मजबूत हो, साक्ष्य संकलन जो हो वो बेहतर तरीके से हो। तो ये दिशा निर्देश भी आशीष रतरा ने जो है अपने अधीनस्थों को, एनआईए के जो पटना और रांची की जो टीम है उन्होंने साझा किया है, और अपने जो अनुभव रहे हैं अब तक के जो एनआईए में उनका कार्य शैली जो रहा है, तो वो तमाम चीजें बताया है कि किस तरह से इसे आप ट्रैक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार एटीएस की टीम के साथ मीटिंग की जा रही है ताकि साक्ष्य संकलन और भी बेहतर तरीके से हो और उसकी पेशी भी और बेहतर तरीके से की जा सके। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी बरामद की गई है। आगरा और राजस्थान के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बस से ये चांदी बरामद की गई। आगरा से छपरा की ओर इसे ले जाया जा रहा था। चांदी निर्मित आभूषण कुचायकोट पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर कार्रवाई की है। तो ये बड़ी जानकारी आपको गोपालगंज से दे रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये क्या तस्करी का मामला है? 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी बरामद की गई। देखिए, गोपालगंज में कोई पहला मामला नहीं है। अभी जो फिलहाल कुचायकोट थाने की जो पुलिस है उन्होंने बलथरी चेकपोस्ट के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक बस से बैग में रखे गए तकरीबन 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी बरामद की है। और इस मामले में कुल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उनमें राजस्थान के एक मनोज कुमार बताया जा रहा है और दूसरा आगरा के रामू और मयंक खंडवाल बताया जा रहा है। तीनों से पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई है कि जो चांदी है उसे आगरा से छपरा ले जाया जा रहा था। और इसके पहले भी 7 दिन पहले कटिया थाने के पुलिस ने एक पचदेवरी के पास से तकरीबन 3 क्विंटल चांदी बरामद किया था। उस मामले में भी 2 लोग को हिरासत में लिया गया था। उसके पहले उत्पाद विभाग की टीम ने बलथरी चेकपोस्ट के पास एक कार से 3.5 क्विंटल तकरीबन चांदी बरामद किया गया था। तीनों मामले में जो बात सामने आई है जांच के दौरान, उसमें यह बात बताया जा रहा है कि जो टैक्स है, इनकम टैक्स, उसकी चोरी करने के लिए अवैध तरीके से तस्करी कर ये लाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और इनकम टैक्स विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें भी इसकी सूचना दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद, तमाम जानकारी के लिए। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आगरा और राजस्थान की 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनके बैग से 1 क्विंटल 27 किलोग्राम चांदी की बरामदगी की गई है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, इंजीनियर अनिल यादव पर शिकंजा कसा है। कार्यालय और आवास में तलाशी लगातार जारी है। भारी मात्रा में सोने के जेवर मिले। शहरी विकास विभाग में वो कर्मचारी के तौर पर तैनात हैं और एसवीयू की टीम इस वक्त तलाशी कर रही है। बरामद जेवरों की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस प्रकार उनके घर से ये सोने के तमाम जेवरात मिले हैं। भारी मात्रा में सोने के जेवर की बरामदगी की गई है। शहरी विकास विभाग में ये अफसर तैनात हैं और इनके ही घर पर एसवीयू की टीम इस वक्त तलाशी कर रही है। इंजीनियर अनिल यादव पर शिकंजा कसने की कोशिश एसवीयू की तरफ से कार्यालय और आवास दोनों ही जगहों पर इस वक्त तलाशी जारी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस प्रकार इंजीनियर के घर से भारी मात्रा में सोने के जेवर बरामद किए गए। और देखिए, गया से आपको बड़ी खबर बता दें, मछली की लूट की होड़ मच गई है। आमस के हमजापुर की यह पूरी घटना है। जीटी रोड पर मछली की लूट की जा रही है। पिकअप वैन और कंटेनर की टक्कर में बीच सड़क पर मछलियां बिखर गई और भारी मात्रा में सड़क पर जब मछलियां गिरी तो गिरते ही लोगों ने मछली की लूट करनी शुरू कर दी। कोई कटोरा तो कोई बाल्टी या फिर पॉलिथीन तो कोई बड़े बर्तन लेकर मछली लूटने के लिए पहुंच गया। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार लोग काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। मछली की लूट मची हुई है। किसी के हाथों में बाल्टी है, किसी के हाथों में बर्तन है। और ये देखिए किस प्रकार ट्रक के पलटने से सारी मछलियां रोड पर बिखरी हुई है। लाइट में लोग काफी देर तक मछली की लूट करते रहे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आमस की हमजापुर की ये घटना है। जीटी रोड पर मछली की लूट मची हुई है।
और हमें आपका ख्याल है, इसलिए हम करते हैं आपसे जुड़ी हर वो बात जिससे है आपका सरोकार। आज हम बात करते हैं गुंडा बैंक के जाल की। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन गैर लाइसेंसी नॉन बैंकिंग कंपनियों की जो लोगों से ठगी करते हैं और उनकी काली कमाई लूटकर भाग जाते हैं। कल हमने कटिहार में गुंडा बैंक के टॉर्चर की कहानी आपको सुनाई थी। आज हम बात कर रहे हैं पूर्णिया और सीमांचल के आसपास के इलाके की। वैसे है 2000 से लेकर 2007 तक के इस इलाके में गुंडा बैंक काफी सुर्खियों में था, लेकिन 2007 के बाद इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। गुंडा बैंक के एजेंटों ने हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली की थी। कई लोगों की जमीन जायदाद तक लिखवा ली। हाईकोर्ट ने फिर से इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद जहां एक बार फिर गुंडा बैंक सुर्खियों में आ गई, आज भी गुंडा बैंक की तरह कुछ ऐसे फर्जी नॉन बैंकिंग कंपनियां चल रही है जो लोगों को गुमराह कर और झांसा देकर रुपए ठग रहे हैं। पूर्णिया और सीमांचल के इलाकों से गुंडा बैंक के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली की गई थी। हालांकि 2007 के आसपास यह बैंक पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर यह गुंडा बैंक सुर्खियों में आया है। इसके पीछे वजह है हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने नए सिरे से इसकी जांच का आदेश दिया है। कुछ गुंडा लोग उसमें जो है कुछ आपको सफ़ेद पोश लोग भी थे। उन लोगों का जो ब्लैक मार्केटिंग वाले लोग थे, जिनका ब्लैक मार्केटिंग पैसा था, उसमें कुछ पदाधिकारी थे, कुछ नेता थे, कुछ अफसर थे, है ना, कुछ भूमाफिया थे। कुछ इस टाइप के लोगों के द्वारा ये बनाया हुआ एक संगठन था गुंडा बैंक। हर एक जगह था। भागलपुर से संचालित हुआ। हाँ, ये भागलपुर से संचालित हुआ और भागलपुर से ही पूर्णिया ये आया। हमने देखा धोबिया टोला में 2005-06 में सुधांशु और एसपी थे, तो उस समय वो गुंडा बैंक था, वो भाग गया। कई लोग पकड़े भी गए थे। पकड़ाए भी कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ। तो सघन जांच की आवश्यकता है। पिछले कई वर्षों से पूर्णिया और आसपास के जिलों में अपना जाल बुरी तरह से फैलाया। यहाँ के गरीबों के रक्त चूसने का काम किया। खास करके गरीब और अनपढ़ लोग इसके शिकार हुए। 5,000 लाओ, 20,000 मिलेगा, 25,000 मिले, इस झांसा में परपड़ करके बहुत लोगों ने रुपया दिया और सारे लोग उसका रुपया लेकर करके भाग गए रातों रात। इसलिए जितने भी नॉन बैंकिंग संस्थाएं हैं उन सबों की जांच होनी चाहिए। फिर सरकार की नज़र इस पर पड़ी, फिर प्रशासन का, फिर इसका विरोध हुआ, फिर आस्ते आस्ते हमारे जिले से ये समाप्त हुआ। लेकिन उसका ही एक रूप फिर पता लग गया। रुपया डबल करने, छोटा सा बैंक बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये फर्जीवाड़ा का काम काफ़ी लंबे समय से अभी भी चल रहा है। गुंडा बैंक के नाम से इस इलाके में एक समय था जब काफ़ी ये बैंक प्रचलित था और हजारों लोग इस गुंडा बैंक के शिकार हुए थे। हालांकि बाद में प्रशासन ने एक्शन लिया था और इस गुंडा बैंक का खात्मा किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फिर इसकी जांच का आदेश दिया है। ऐसे में देखना है कि आगे क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और अब बात पीएफआई के एजेंडे की। पीएफआई के इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट में भारत के इस्लामीकरण की जो तरीके बताए गए थे, वो तरीके अब बिहार के विभिन्न भागों में लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां एक मुस्लिम बहुसंख्यक गांव में हिंदुओं की प्रताड़ना का मामला सामने आया है। यहां लव जिहाद, दुष्कर्म, अपहरण और धमकी की बात सामने आई और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है।
और बेगूसराय में एक बार फिर जबरन धर्मांतरण सहित लव जिहाद से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। मामला सिंघौल थाना क्षेत्र का है। मामले में पीड़ित परिवार ने आरोप ये लगाया है कि गांव में मुस्लिम आबादी अधिक है और वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं और यही वजह है कि आए दिन मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है और उनकी बहू बेटियों के साथ जबरन बलात्कार सहित अपहरण तक की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन पर भी लीपापोती का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने आरोप यह लगाया है कि गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अरमान ने उनकी बहू और पोती के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। 3 आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, फिर उसका अपहरण कर लेकर चले गए। इन लोगों को जबरन धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा है और जब इस बात की शिकायत करनी महिला सिंघौल थाना पहुंची तो आरोपियों ने दबाव बनाकर उल्टे पीड़ित परिवार पर ही मामला दर्ज करा दिया। स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए पीड़ित परिवार को जब न्याय का कोई रास्ता नजर नहीं आया तब थक हारकर सुधीर शाह ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। चार 5 लड़का मिल करके रात से गायब किए हुए हैं। हम लोग इसका विरोध करते हैं। बोले उसको तो हमको जान से मार डालने की धमकी दिया और रात से कहाँ ले जा करके गायब किए हुए हैं पता नहीं। हम लोगों का बाल बच्चा जो है रिक्शा चलाता है, कमा के खाते हैं, मजदूरी करके जीते हैं। हमारे गांव में मुस्लिम की आबादी अधिक है, हम लोग अल्पसंख्यक हैं। 2-4 घर हम लोग हैं, वो लोग कम से कम 2-3 हज़ार घर वाला है। सब हम लोगों को धमकी देता है जो मुसलमान बना देंगे, इस्लाम धर्म कबूल। की रात हमारा पत्नी और हमारा बड़ी लड़की को शाहिद, जाहिद और अरमान और 2-3 था, उसको हम पहचाना नहीं। हमारा पत्नी को और लड़की को घर से उठा के ले गया 12 बजे नाइट को। उसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में कुछ लोगों ने उसको देखा तो वहाँ से उसको भगाया। भगाने के बाद में वो घर आई। 2 दिन तक उसको ये भी धमकी दे दिया कि किसी को बताएगी तो हम तुमको जान से मार देंगे। घर आई, घर में 2 दिन तक हमको बताया नहीं। हमको गांव समाज से पता चला कि 2 दिन के बाद कि तुम्हारा लड़की और पत्नी के साथ में ऐसा हुआ। हमने पत्नी को पूछा तो पत्नी बोला कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हुआ, हमको धमकी मिला कि किसी को बताएगी तो जान से मार देंगे। पत्नी और जवान बेटी जो शादीशुदा है, 2 नाबालिग बेटी भी है, जिसके साथ उस गांव के मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद असगर एवं अज्ञात 2 लोगों के द्वारा जब कभी भी मन चला, दिन रात दोपहर सुबह कोई बात नहीं, किसी भी समय इसके घर में घुस करके इसके इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया करता है। गरीब आदमी है, थाना पुलिस में आवेदन देते देते थक गया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। मुसलमानों के दाढ़ी में हाथ डाल करके उनका तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेगूसराय अछूता नहीं रहा है। बेगूसराय का एक डुमरी कस्बा जहां पर हिंदू नाम मात्र और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले, लव जिहाद करने वाले, गोवंश की हत्या करने वालों की संख्या ज्यादा है। बेगूसराय के सिंघौल थाना के डुमरी गांव में हुए घटना ने पूरे बेगूसराय में सनसनी फैला दी है और लगातार मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां महिला के साथ बलात्कार होता है, उनके बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उसका अपहरण किया जाता है और तो और उसे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी आज 5 दिन गुजर गए हैं आवेदन देने को, लेकिन थाना आज तक कोई मामला दर्ज नहीं करता है। जी हाँ, देखिए, जो पीड़ित परिवार है उसका जो आवेदन है वो हमारे हाथ में है। वो 23 तारीख, ये जो तारीख है जुलाई, जहाँ पे ये आवेदन जो पीड़ित के जो परिवार है उन्होंने थाने में जाकर के दिया, लेकिन थाना जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेप बलात्कार करने के बाद वो पूरा जो अपराधी है वो बेटी और महिला को लेकर के अपहरण करके कहाँ रखे हुए हैं इसकी भी जानकारी नहीं है और पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। और देखिए, वो जब अंत में जब मामला कहीं पे कोई रास्ता नहीं निकलता है तो न्याय की शरण में वो पूरा परिवार आता है और यहाँ पर आकर के वो मामला दर्ज करता है। लेकिन आपको बता दें कि 5 दिन गुजरने के बाद भी
अभी न्यायालय में यह मामला दर्ज हुआ और कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो इस मामले को जो वकील हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है, जो आवेदन दिया गया है, वो क्या मामला और कितना सनसनीखेज है। ये सर मामला है 22/7 को पीड़ित सुबोध शाह पिता बिंदेश्वरी शाह साकिंग डुमरी थाना मुफस्सिल सिंघोल ओपी जिला बेगूसराय का निवासी है। उसकी पत्नी और बेटी को कुछ दबंग मुस्लिम बच्चों ने जबरन अवैध संबंध बनाना शुरू किया। यह विगत बहुत दिनों से लंबी कहानी चली आ रही थी। समाज में जब इसकी चर्चा हुई तो उसने विरोध करना शुरू किया। थाना में आवेदन मेरे पास आया तो मैंने आवेदन उसको लिख दिया। क्या थाना के लिए आवेदन लगातार दिए लोग, कोई रिपोर्ट? हाँ, 22/7 को पहला बार आवेदन दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआई हैं अरविंद पांडे या शुक्ला कुछ नाम है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ और उल्टे डांट डपट करके उसको भगा दिए। तब कल और 23 जुलाई को पटना के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का 12वां दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें छात्रों को डिग्री दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही नालंदा यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर सुनैना सिंह। आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर आरके सिंह के नेतृत्व में डोमेन लीडर्स, फैकल्टी सदस्यों और पीजीडीएम छात्रों के जुलूस के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी प्रतिभागी तय किए गए पारंपरिक भारतीय परिधान में थे। छात्रों ने कुर्ता पैजामा पहन रखा था जबकि छात्राएं साड़ी में मौजूद रही। समारोह में प्रोफेसर सुनैना को सृजनशील एवं उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। वहीं छात्रों को जीवन में निष्ठावान रहने और सर्वोत्कृष्ट काम करने की शपथ दिलाई गई।